सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के बाकी के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनको, है ना। हमने हिमालयाज़ देख लिया था, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स होते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर हिमालयाज़ को देख लिया, तो और अब हम आने वाले हैं सबसे बड़ा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपी पठार। ठीक, तो जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम इस तरह से एक बड़ा सा पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हम दो पार्ट कंसिडर करते हैं इस पूरे बड़े पार्ट में। जो पार्ट नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर मान लेते हैं, तो नर्मदा रिवर के जो ऊपर का हिस्सा है उसको सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं। नीचे का जो पार्ट है उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ऊपर वाला हिस्सा, ये बहुत छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि मेवाड़ प्लेट्यू, मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड बघेलखंड प्लेट्यू, और यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इस तरह के हमारे डिफरेंट सीरीज ऑफ प्लेट्यूज है जिनसे सेंट्रल हाईलैंड बना हुआ है, और नीचे का पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्लेट्यू कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पर जान लेते हैं कि जनरल एलिवेशन कितना है इसका। 600 से लेकर 900 मीटर इसका जनरल एलिवेशन है। ये बना कैसे था, तो ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ये माना जाता है कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास जा रही थी, ठीक है, तो इसी समय पे कुछ सीरीज ऑफ यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। वैसे तो आज यहाँ पर हमें इंडिया के मेन लैंड में कोई वोल्केनो देखने को नहीं मिलता। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव और एक ही डोरमेंट वोल्केनो जो कि हमें अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में देखने को मिलते हैं, बैरन और नारकोंडम, है ना। बैरन एक्टिव और नारकोंडम हमारा डोरमेंट वोल्केनो है। लेकिन उस समय पे यहाँ पर माना जाता है कि वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे, जिसकी वजह से उन वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से यहाँ पर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए, विंध्यन माउंटेन रेंज है, सतपुरा माउंटेन रेंज है। तो विंध्य और सतपुरा जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स के प्रकार है, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। हमारे 3 तरह के माउंटेन रेंजेस होती हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन रेंज होती हैं जो यंग और ओल्ड में डिवाइड होती हैं, देन ब्लॉक होती है, और देन हमारी वॉल्केनिक होती है। तो जो सतपुरा और विंध्या है ये हमारी ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है। क्लियर है। सतपुरा की अगर बात करें तो ये राजपीपला, महादेव, मैकाल 3 हिल से मिलकर बना हुआ है। धूपगढ़ यहाँ की हाईएस्ट पीक है। हिल स्टेशन यहाँ पर पंचमढ़ी लोकेटेड है, जिसको क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं। और अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में अगेन पहले डिस्कशन तो कर चुके हैं, लेकिन ड्रेनेज बेसिन वाले उसमें टॉपिक पे किए थे, क्योंकि ये हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है जहाँ से हमारी नर्मदा और सोन रिवर निकलती हैं। क्लियर, ठीक है। इसकी हाइट ध्यान रखिएगा धूपगढ़ की, एंड दैट इज़ 1350 मीटर, 1350 मीटर्स। विंध्या की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा विंध्या ऊपर है, सतपुरा ऐसे साउथ और ऐसे सतपुरा। पन्ना यहाँ पर लोकेटेड है जो कि डायमंड के लिए फेमस है। और हमने पन्ना नेशनल पार्क भी देखा था, है ना, यहीं पे है मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट पीक की बात करेंगे सद्भावना शिखर, जिसको पीक ऑफ गुडविल बोलते हैं। डिवीजन मैंने आपको बता दिया है। सेंट्रल हाईलैंड वो जो हमारा नर्मदा रिवर के ऊपर है, छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है। मालवा प्लेट्यू की अगर बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अरावली पे आते हैं, तो एक्चुअल में जो अरावली हैं ये हमारा पूरा नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही। अरावली एक तरह का ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं इनको। क्यों? रेजिड्यू का मतलब होता है जब कोई चीज़ बचती है, अवशिष्ट के तौर पर बचती है। तो बहुत सारे जब हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस काम किए, एंडोजेनिक फोर्सेस उतने काम कर नहीं रहे, जिसकी वजह से इसकी हाइट बढ़े, तो इसमें सिर्फ अवशिष्ट बचा हुआ है। माना जाता है कि पहले एक टाइम पे बहुत ऊंचे थे, ये हिमालय से भी ऊंचे हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में फैले हुए हैं। हाईएस्ट पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर की ऊंचाई है, जो कि माउंट अबू हिल्स में सिचुएटेड है। ये पीक गुरु शिखर, जहाँ पर आपको ये दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आते हैं डेक्कन प्लेट्यू पे। डेक्कन प्लेट्यू का मतलब आप समझिए कि जो ये साउथ वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। इसके वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट लगभग कितनी है, 1200 मीटर है। वहीं पे ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर है। ध्यान, यहाँ पे नहीं लिखा है ईस्टर्न घाट, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो 600 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। देन ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि इसमें ब्रेक नहीं है, तो इसको क्रॉस करने के लिए हमें पासिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये क्या है, इसमें हमें ऐसे ब्रेक देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स, ज़्यादातर हमारी जो इंडियन रिवर्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, तो ये उसको तोड़ देती हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, इर्रेगुलर है, डिसेक्टेड बाई रिवर्स। ठीक, ये आपका फ्रॉम तापी टू साउथ ऑफ नीलगिरी देखने को मिलेगा। वहीं इसकी अगर बात करेंगे ईस्टर्न घाट की, तो ये महानदी वैली से, ठीक है, महानदी वैली से नीलगिरी तक है, नर्मदा तापी।
तो तापी से आप मान सकते हैं कि ये तमिलनाडु तक जाती है और ये आपका जाता है कहाँ से, जो महानदी रिवर है, महानदी रिवर के से लेकर यहाँ तक आपका ये जाता है पूरा साउथ तक, नीलगिरी तक। नीलगिरी वो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये इन 6 राज्यों में फैला हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड अगर बात करें वेस्टर्न घाट, ये हम देख चुके हैं मानसून वाले में कि ये ओरोग्राफिक रेनफॉल करता है, जिसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, है ना। याद हो अगर आपको, ये विंडवर्ड साइड होता है, ये लीवर्ड साइड होता है। हाईएस्ट पीक यहाँ की अनाईमुडी है, जो कि अनामलाई हिल्स पे सिचुएटेड है, हाइट 2695 मीटर है। सेकंड हाईएस्ट पीक यहाँ की दौड़ा बेटा है विद हाइट ऑफ 267 मीटर। और सदर्न मोस्ट पीक यहाँ की एकदम साउथ में है आपकी कार्डमम हिल्स। ठीक है, पासेस की ज़रूरत पड़ने वाली इनको क्रॉस करने के लिए, तो कौन कौन से पास हैं, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। भोर घाट किसको को कनेक्ट करता है, तो मुंबई को पुणे से, थाल घाट मुंबई को नासिक से, और पाल घाट अनामलाई को नीलगिरी से। अनामलाई वही है जहाँ पर आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है, ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की बल्कि पूरे साउथ इंडिया के, दैट इज़ अनाईमुडी। और नीलगिरी वो हिल है जहाँ पर आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है, दैट इज़ दौड़ा बेटा। क्लियर हो गई इतनी चीज़ यहाँ तक कि वेस्टर्न घाट की कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें और कौन सी यहाँ पर कौन से पासेज जो किसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन ईस्टर्न घाट में थोड़ा ध्यान रखना है, शेवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स। मैं आपको यहाँ पर पूरा ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इस तरह से इसको पढ़ा था कि पाल को ना जा सके ना, ऐसे पाल को ना जा सके तो 5 सिर पाल लिए। तो पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरूमलाई और पलनी जो हिल्स हैं, तो ये सब जो है हमारी ईस्टर्न घाट की पीक्स हैं, जो आप नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में भी आप इनको ऐसे करके याद रख सकते हैं। जो कार्डमम हिल्स यहाँ पे सिचुएटेड है, वो कार्डमम हिल पार्ट है किसका, कार्डमम हिल आपका पार्ट है वेस्टर्न घाट का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। छोटा नागपुर प्लेट्यू पे आ जाते हैं सर, जो कि एक एक्सटेंशन ही यहाँ पर सबसे ईस्टर्न मोस्ट आपका ये प्लेट्यू है, छोटा सा सेंट्रल हाईलैंड का। और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। इसको रूर स्टेट के नाम से जानते हैं बिकॉज रूर एक प्रोविंस है जर्मनी में, जो कि मिनरल्स के लिए, खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। तो उसी तौर पे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जहाँ पर हमें बहुत सारे आयरन और माइंस देखने को मिलती हैं, कोल देखने को मिलता है ना। और कहीं कहीं पे हमें मतलब बहुत सारी माइका भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रूट स्टेट बोलते हैं। तो रांची प्लेट्यू, हजारीबाग और कोडरमा, इसके छोटे छोटे पार्ट हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के। हाईएस्ट पीक छोटा नागपुर प्लेट्यू की है पारसनाथ या फिर पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनके नाम पे ही है। ठीक है, और रिवर जो यहाँ से फ्लो होती है रिफ्ट वैली में, दामोदर। ये हम अगेन मैं पढ़ा तो चुका हूँ, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए अभी तक क्योंकि वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। दामोदर, ठीक है, ये आपकी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। जैसे कि हमारी 2 और नदियाँ जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, वो कौन सी हैं जरा बताइए, वेस्टर्न साइड में फ्लो होती हैं। जादूगुड़ा माइंस जो है वो यूरेनियम के लिए फेमस है यहाँ पे, जादूगुड़ा माइंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देख लिया। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं कि ट्रायंगुलर लैंड मास है जो नर्मदा के साउथ में है, इसकी बाउंड्री बनाता है सतपुरा। ठीक है, ईस्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड है, यानी कि पूर्व की तरफ टिल्टेड है, यानी ये इधर की ओर। और बस ठीक है, मालदा गैप या मालदा फॉल्ट क्या है, तो एक्चुअल में ये जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, यहाँ बांग्लादेश है। देन यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये मेघालय है, मेघालय स्टेट है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट। तो गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ पर आपको 3 हिल्स देखने को मिलेंगी, गारो, खासी, जैंतिया। खासी में हमने पढ़ा था कि कौन सी जगह सिचुएटेड है जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है। तो इनको, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, या फिर पेनिनसुला प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू में यहाँ पर एक छोटी सी हिल्स पड़ती हैं जिनको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स, तो उसी का एक्सटेंशन मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ दिखता नहीं है पेनिनसुला प्लेट्यू का, तो इसीलिए इस पार्ट को हम बोल देते हैं मालदा फॉल्ट या मालदा गैप। तो मालदा गैप किसको अलग कर रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को इससे। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू, या फिर प्यार से इसको करबी अंगलोंग प्लेट्यू बोलते हैं, जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। ठीक, यहीं पे गारो, खासी, जैंतिया के आगे बढ़ोगे तो मिकिर और रेगमा देखने को मिलेगा असम में। ठीक है, मिकिर और रेगमा देखने को मिलेगा असम में। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू। अब और आगे बढ़ते हैं, जो हमारे बाकी फिजियोग्राफिक डिवीजन है छोटे छोटे, उनको देखते हैं। जैसे नदन प्लेन्स है, यानी उत्तर के मैदान है। तो हमें पता है कि शिवालिक तक हम लोग कर लिए थे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक के नीचे यहाँ पर हमें उत्तर के मैदान देखने को मिलते हैं। जब रिवर्स आती हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर
तोड़ तोड़ के यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, इसको भाबर बेल्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रीम ऑफ रिवर है वो डिसअपियर हो जाती है, खो जाती है, क्योंकि हमें दिखती नहीं है ना, क्योंकि हमें दिख नहीं रही, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं उसके बीच में। देन ये जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब स्ट्रीम ऑफ रिवर आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पर बहुत ही मार्शी और स्वैम्पी दलदली क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, जिसको तराई रीजन बोलते हैं। यहाँ पर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर विल रीअपियर एंड इट इज़ अ चैनल विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। हमें पता नहीं चलता कि भाई यही वाला तराई है, कहीं और ऐसे, कहीं यहाँ पे ऐसे करके ये है। आगे बढ़ेंगे तो बाढ़ का क्षेत्र देखने को मिलेगा, एलुवियल फ्लड प्लेन बोलते हैं। जो नई जलोढ़ से बना होता है उसको खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ से बना होता है उसको भांगर बोलते हैं। ये हम सॉयल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बेटर होती है एग्रीकल्चर के लिए, ये उतनी अच्छी नहीं होती कल्टिवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इज़ दैट क्लियर? बस इसमें हमें नॉर्थ के प्लेन्स में इतना ही पढ़ना है। ध्यान रखना, जो भाबर होता है ना, ये नैरो बेल्ट होता है, ये आपका नैरो बेल्ट होता है 8 से 16 किलोमीटर का। ये जो होता है तराई, ये आपका वाइड बेल्ट होता है, लगभग 20 किलोमीटर तक आप मान सकते हो इसको, ठीक, क्लियर। ये नॉर्थ के प्लेन्स हैं। ऐसे ही अभी हमने देखा कि डेक्कन प्लेट्यू था, उसका ये वेस्टर्न घाट था, ईस्टर्न घाट था। वेस्टर्न घाट क्या था, हायर था, ये थोड़ा लोअर था, है ना। एवरेज हाइट 1200 मीटर थी, इसकी 600 मीटर थी। इसकी हाईएस्ट पीक क्या थी, ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी थी, है ना, पढ़ा है ना लोगों ने, ये महेंद्रगिरी। ध्यान रखना, जिंदा गाड़ा एसएससी नहीं पूछता है, महेंद्रगिरी पूछता है, जिसको अरमाकोंडा, ये इसको अरमाकोंडा के नाम से भी जानते हैं। तो महेंद्रगिरी ध्यान रखना, 1501 मीटर, ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट की अनाईमुडी है, जो कि अनामला हिल्स पे सिचुएटेड है, और वो पूरे साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये भूलना नहीं है आपको, क्लियर है। अब हम अगर कोस्टल प्लेन्स की बात करें, ठीक है, जो तट के मैदान है, तो अभी मैंने बताया डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, दिस पार्ट, इसको बोलते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, ठीक। तो ये जो आपका कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न साइड के, तो उसमें ये कच्छ कोस्टल प्लेन है, ये काठियावाड़ है, ये कोंकण कोस्ट है, ये आपका आ जाता है कन्नड़ कोस्ट, कर्नाटक वाला, ये मालाबार कोस्ट है, केरल वाला, ठीक है। ये तो वेस्टर्न साइड वाला होगा। ईस्टर्न साइड में आएंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल तट, इसको बोला जाता है। देन आप आएंगे ये नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, तो आंध्र प्रदेश का तो हम नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, और उड़ीसा वाले को उत्कल प्लेन बोलते हैं, और वेस्ट बंगाल में इसको बैगा कोस्ट या फिर बैगा प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या अंतर है। तो क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ बह रही हैं, है ना, तो बहुत सारा सेडिमेंट यहाँ पर इकट्ठा करने वाली, यानी कि थोड़ा सा वाइड होने वाला है, चौड़ा होने वाला है। तो ये जो होता है ना, ये आपका वाइडर होता है, ये नैरो होता है, और खासकर अगर हम देखें तो ये मिडिल में ज़्यादा नैरो होता है और ऊपर नीचे थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमारा डंबल होता है, डंबल शेप का होता है थोड़ा सा। ये सबमर्जिंग कोस्ट होता है, ये एमर्जिंग कोस्ट होता है। ये डेल्टा यहाँ पर नहीं बनता है, रिवर्स, ठीक है, ईस्टोरी ज्वारबद्ध उन्मुख बनता है, और यहाँ पर पूर्व की तरफ जो नदियाँ आती हैं ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको कुछ बैक वाटर्स देखने को मिलेंगे। बैक वाटर क्या होते हैं, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ जो लेक क्रिएट होते हैं, जो लगून लेक केरल में बैक वाटर बोलते हैं उनको यहाँ पर कयाल के नाम से जाना जाता है केरल में। बैक वाटर को जो लेक बनते हैं यहाँ पर, पुन्नामाडा कयाल है जहाँ नेहरू ट्रॉफी होती है। ऐसे ही आपको लेक देखने को मिलेगा, जैसे वेम्बानद लेक जिसमें पंबा रिवर आके गिरती है, अष्टमुड़ी देखने को मिलेगा, वेम्बानद लेक, वेम्बानद देखने को मिलेगा। तो वेम्बानद क्या है, सबसे लंबा लेक है इंडिया का, ठीक है। तो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है हमारा, ये पोर्ट डेवलपमेंट के लिए इजी है। क्यों? क्योंकि उतना वाइड नहीं है। अब ये इतना वाइड है कि यहाँ तक आ जाता है पानी। तो भाई जो भी पोर्ट अगर हमें बनाना होता है तो हमें एक चीज़ देखनी होती है कि भाई शिप आ सकें। अब शिप के लिए गहराई चाहिए होती है, एकदम एकदम बहुत ही नैरो सा पानी होगा तो शिप उसमें कैसे चल पाएगा, खुद ही सोचो। तो इसलिए ये अच्छा माना जाता है पोर्ट डेवलपमेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न। इसीलिए जब हम कोस्ट की बात करते हैं तो चलो पोर्ट्स की बात करते हैं, तो पोर्ट्स भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो कि इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट हैं। तो मेजर हमें पढ़ने होते हैं। तो मेजर 13 पोर्ट हैं और 12 इसमें से गवर्नमेंट ओन्ड है और एक प्राइवेट ओन्ड है, नहीं कि कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। तो इसीलिए जब सवाल बनता है, अभी रिसेंट में सवाल बना था कि कितने मेजर पब्लिक पोर्ट हैं, तो पब्लिक का मतलब ये होता है गवर्नमेंट के हाथ में है। तो 12 हैं, 13 नहीं है, ध्यान रखना। सब लोगों को 13 मार्क आ गए थे, एमटीएस के पेपर में पूछा गया था ये। और एक प्राइवेट वाला है एनोड, जिसको कामराजर बोलते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा कांडला पोर्ट, जो कि एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल का मतलब होता है कि टाइड्स की वजह से इसका पानी का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता है। इसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में आप आ जाओगे ना तो इसको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको नावा शेवा के नाम से भी जानते हैं। ये मुंबई है। और जो जेएनपीटी है ये ध्यान रखना एक, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट तो है ही है,
ठीक है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है JNPT, लेकिन ये सैटेलाइट पोर्ट भी है। एक सेकंड रुको, ये सैटेलाइट पोर्ट है। सैटेलाइट पोर्ट क्या होता है? वो पोर्ट जिसको, ये मुंबई पोर्ट था, इसकी कैपेसिटी फुलफिल हो गई थी, झेल नहीं पा रहा था, तो ऐसा पोर्ट जिसको डेवलप किया जाए क्योंकि उसके साइड वाला पोर्ट झेल नहीं पा रहा है कार्गो को, तो उसको सैटेलाइट पोर्ट बोलते हैं। JNPT इज अ सैटेलाइट वन। मरमगांव कहाँ है? गोवा में है। ज्वारी जो रिवर है, ठीक है, जो ज्वारी रिवर है, जो गोवा की छोटी सी मंडोवी ज्वारी दो नदियाँ, तो उसकी ईस्टोरी पे बना हुआ है, ज्वारबद उन्मुख पे बना हुआ है ये, ठीक है। कर्नाटक पे आएंगे तो कर्नाटक में मंगलुरु पोर्ट है। केरल में आएंगे तो कोची, कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। और यहीं पे ही विंजी जैम पोर्ट बना है, जो कि विंजी जैम पोर्ट बना है, जो कि क्या है? एक प्राइवेट पोर्ट है अडानी का, ठीक है। अडानी का पोर्ट है यहाँ पर केरल में, ये विंजीजैम पोर्ट। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो इट इज़ द ओनली स्टेट विद द मैक्सिमम, इट इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट। 3 मेजर पोर्ट हैं यहाँ पर। एक तो सबसे नीचे टूटी, टूट के नीचे गिर गया टूटी कॉर्न, ठीक है। सबसे ऊपर है आपका मेजर कॉर्पोरेटाइज, जो एक ही आपका मेजर कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, नोर या कामराजर पोर्ट, और ये आपका उसके नीचे चेन्नई। ऊपर आएंगे विशाखापट्टनम में, जो डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है, इंडिया का सबसे गहरा स्तररुद्ध बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में। कोलकाता रिवराइन पोर्ट है, बिकॉज जो हुगली रिवर है वो, उसकी वजह से इसमें जो वाटर लेवल है वो ऊपर नीचे होता है। हल्दिया पोर्ट है, और जो हमारा कोलकाता पोर्ट इट इज़ दी ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 1870 में बना था, और इसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमने सर अभी तक हिमालय देख लिया, पेनिनसुलर प्लेटो देख लिया, नॉर्दर्न प्लेन देख लिया, कोस्ट देख लिया, 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन देख चुके हैं। 5वें पे आते हैं जो कि डेजर्ट, जो सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अरावली है आपके, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इंडिया का एकमात्र गर्म डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान मरुस्थल है। इंडिया का एकमात्र कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, जरा बताइए? लो रेनफॉल होती है यहाँ पर, इसको मरुस्थली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एफीमरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बर्चन, सीफ, मशरूम रॉक और पेडेस्टल रॉक। बर्चन क्या होता है? तो बर्चन ये होता है। सीफ क्या होता है? अगर उसका एक विंग जो है चला जाए, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये हम पढ़ते हैं जो हमारे इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर होते हैं। तो ये जो बर्चन सीफ हैं, ये काइंड ऑफ सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून का मतलब है कि सैंड ही है एक्चुअल में। जब हवा चलती है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बर्चन बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको शीफ बोलते हैं। मशरूम रॉक क्या होती है? ये इरोजनल, ये तो डिपोजिशनल है, ये तो डिपॉजिट होती है, सैंड तब बनते हैं। मशरूम रॉक जो होती है ये इरोजनल फीचर है, ठीक है। तो मशरूम रॉक कुछ इस तरह की बनती है, मशरूम शेप में। पेडेस्ट्रियल रॉक, ज्यूगन हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? ये इरोजनल फीचर्स होते हैं, डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। ओएसिस यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हमें डेजर्ट में, रेगिस्तान में कहीं पे थोड़ा सा ग्रीन पार्ट देखने को मिल जाता है, उसको ओएसिस बोलते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पलाया। पलाया एक लेक होता है, थोड़ा सा कहीं सेंट्रल डिप्रेशन होगा, वहाँ हल्का सा पानी भर जाएगा, तो उसको पलाया बोलते हैं। ओएसिस इज डिफरेंट, विच इज़ द ग्रीन पार्ट इन द डेजर्ट। आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन आइलैंड पे आते हैं। तो हमारे 2 तरह के आइलैंड हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। एक तो जो ये हमारे अरेबियन सी में है लोकेटेड है, जो कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और एक जो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, जो कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले तो आते हैं लक्षद्वीप पे, ठीक है। तो अरेबियन सी में टोटल आपके जो लक्षद्वीप है, टोटल 36 आइलैंड से मिल के बने हुए। इनको हम आर्कीपेलागो भी बोल देते हैं प्यार से। इनमें से तो जो सबसे बड़ा है वो एंड्रोट आइलैंड है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ट्राइब ये नहीं देखने को मिलती, ठीक है, ट्राइब यहाँ पर गलत लिखी हुई है। क्लियर रहती चीज़? तो लक्षद्वीप ये है। बाकी अभी हम देखेंगे इसके बारे में, कुछ और भी चीज़ें अभी देखना है लक्षद्वीप में, लेकिन पहले अंडमान निकोबार। या तो क्या करें, या तो क्या करें, तो क्या करें, या तो क्या करें, रुको जरा, ऐसा करते हैं कि खुद ही बनाते हैं और खुद ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अंडमान निकोबार पे आओ। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये क्या है बताओ जल्दी से। उसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये है 10 डिग्री चैनल, जो किसको अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग कर रहा है। नॉर्थ अंडमान में क्या देखने को मिलेगी? सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक देखने को मिलेगी। मिडिल और साउथ के बीच में तुमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा तुमको बैरन वाला, ठीक है, बैरन, जो कि एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? नारकोंडम, जो कि एकमात्र आपका डॉर्मेंट वोल्केनो है। जो इसकी कैपिटल है वो साउथ अंडमान में है, ठीक है, जो हमारी पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। क्लियर? फिर यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है कि ये एक और है जिसको डंकन पैसेज बोलते हैं,
ठीक है, जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 10 डिग्री चैनल हो गया। अब यहीं पे लक्षद्वीप भी हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है और एक 9 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? ये अलग करता है क्या क्या ना, कि जैसे लक्षद्वीप बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है, तो इसका एक सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं मिनिकॉय। तो ये मिनिकॉय को बाकी पार्ट ऑफ लक्षद्वीप से अलग करता है। ये मिनिकॉय को बाकी पार्ट ऑफ लक्षद्वीप से, जो 8 डिग्री वाला है ये पूरे लक्षद्वीप को अलग करता है। एक देश है नीचे, मालदीव्स। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा, मुइज़्ज़ू आई वाला। ठीक है, तो मालदीव या फिर मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, क्योंकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही तो पार्ट है लेकिन सबसे साउथ में है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो शायद आपको ये पूरी जो खिचड़ी यहाँ पर पक रखी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब सैडल पीक तो इसकी हाईएस्ट पीक है जो आपको नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है वो माउंट थुइलर है जो ग्रेट निकोबार में है। ये एक बार स्टेनो में मैच करवाने के लिए पूछ लिया था, तो कि कहाँ पे कौन सी है, तो सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में, यानी कि सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर वाला, और सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार है, तो माउंट थुइलर है यहाँ पे। ठीक, सेकंड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट फिर से ऊपर आ जाओ, माउंट दियावोलो है। फोर्थ हाईएस्ट माउंट कोयोब है, लेकिन 3 ही याद कर लो, आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ें अभी। तो ये ध्यान रखना ट्राइब्स कौन सी यहाँ देखने को मिलती है, तो नॉर्थ अंडमानीज है, जरावा है, ओंगे है। ठीक है, ओंसे नहीं है, ये ओंगे होगी। ठीक है, ओंगे। देन सेंथनीलीज है। आइलैंड रीनेम्ड, ये वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो छोड़ सकते हो। ठीक है, कुछ और आइलैंड है जैसे कि न्यू मोरे आइलैंड है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। APJ अब्दुल कलाम, जिसको कि व्हीलर आइलैंड के नाम से पहले जाना जाता था, ये इंटीरियर टेस्ट रेंज है जहाँ से मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर आपका एक पंबन द्वीप है, पंबन आइलैंड है। ठीक है, और तमिलनाडु का में पड़ता है जो और कच्चा तीवू आइलैंड जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। मैंने पिछले लेक्चर में देखा, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आलिया बेट आइलैंड यहाँ पर पड़ता है गुजरात में। ये जो सर क्रीक है यहाँ पर, ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बाकी तो आई थिंक हमारा सब कुछ ख़त्म हो ही गया है, और किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। बाकी ड्रेनेज सिस्टम का भी जल्दी आपको वीडियो मिल ही जाएगा, है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू।